और इसके अलावा अब मैं सोचता हूँ एक सवाल पूछूं या आप किसी और को कॉल में लेना चाहते हैं, वरना सवाल था पूछ लें सर, सवाल आपकी इधर। पूछ लें। सर हाँ, मैं देख रहा था देखें, एक साहब हैं अदनान राशिद, उनकी फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है। उनके 40-50 हजार सब्सक्राइबर हैं, मुस्लिम अपोलोजिस्ट हैं, बरतानिया में रहते हैं। ये वो हैं, अगर आप जान पाए, एक अभी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एम्ब्रोलॉजी पर वो बंदा जलील हुआ था डॉक्टर से। जो एम्ब्रोलॉजी में रास्ते में रुकता है ना, डॉक्टर उसको बताते हैं भाई एम्ब्रोलॉजी कुरान में थोड़ी गलत लिखी हुई है, तो वो थोड़ा शर्मिंदा तो नहीं होगा, खैर वो थोड़ा हिचकिचा आता है। ये वो बंदा है, अगर आपने वो वीडियो देखा हो, आपकी नजर से गुजरा नहीं, था मैंने नहीं वीडियो। देखा, मैंने नहीं देखा हाँ वो। एनीवे, तो ये बंदा काफी फेमस है, अदनान राशिद। ये काफी बुक्स शो करता है भाई, इसने ये डिबंक किया है हूद बाय को। हूद बाय को इसने एक्सट्रीमिस्ट बोला। लो भाई, अब मुस्लिम्स भी एक्सट्रीमिस्ट बोलेंगे। ये हाँ, कह रहा है ये, हाँ, कह रहा है ये एक्सट्रीमिस्ट है हूद भाई, जो कहते हैं कि मुसलमानों ने 1000 साल में कोई अचीवमेंट नहीं की। उसने बोला, ये अपोलोजिस्ट ने, ये साहब हैं, ये अदनान राशिद भी हैं, इनका नाम। इन्होंने कहा कि भाई 1000 साल में उस सल्तनत उस्मानिया देखो, मुस्लिम का उरूज था, फिर उन्होंने सल्तनत मुगल बताया, उरूज था मुसलमानों का साइंसी तहकीक में। फिर उन्होंने अंग्रेजों की बुक्स दिखाई। फिर उन्होंने बोला चंगेज खान ने बहुत ज्यादा बुक्स चला दी। मैं आपकी आपकी पता मुझे पता आपकी हिस्ट्री नॉलेज स्ट्रांग है, आप क्या इस पे कहेंगे, क्या इज इट ट्रू कि मुसलमानों का पास में कंट्रीब्यूशन था, या वो एथियस्ट मुस्लिम थे? देखें, एक तो मुतजिल्ला का था कंट्रीब्यूशन, जो कि हलाकू खान के आने पे जब उसने लाइब्रेरियां जलाई तो वो दारुल इल्म वगैरह बगदाद वाला ख़त्म हो गया। दूसरी बात है कि हलाकू खान भी इवन के बाद में आया था। इमाम गजाली उनकी छुट्टी करा चुका था पहले ही। इमाम गजाली ने उनको गलियों में घसीटवाया था घोड़ों के पीछे, बंधवा बंधवा के। अलबरूनी और ये सारे जो थे बड़ी बुरी मौतें मरे थे ये सारे। कोई भी इंटरनेट पे तलाश करें, आराम से हिस्ट्री मिल जाएगी किस किस तरह इमाम गजाली ने इनको मरवाया था। दूसरी बात यह है कि अगर हलाकू या ये लोग ना भी आते ना, तो जो एक साइंटिफिक एडवांसमेंट का टाइम शुरू हुआ था ना, इस्लाम ने तो भी उसी तरह से डार्क एजिस में चले जाना था, जो कि बाद में चला भी गया वो, मगर मंगोलों के खाते में डाल गया। इन्होंने भी डार्क एजिस में चले जाना था, क्योंकि गजाली जो था वो काम कर गया था सारा, ठीक है। और गजाली ने और इस तरह की जो सोच थी सारी हम्म। उसने, क्योंकि देखें एक बात याद रखेंगे, तकरीबन 1000 के बाद इन्होंने अपनी हदीसें हदीसें सारी मुकम्मल लिखी और सब कुछ आम हुआ। जैसे ही ये इस्लामी फिका का इल्म आम हुआ, साथ ही इस्लाम का आपको गोल्डन एज जो है वो खत्म हो गई असल में। वो तो मंगोल आगे अगर ना भी आते मंगोल, तो ये वैसे ही खत्म हो जानी थी इस्लाम की गोल्डन एज। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबको निकाल निकाल के ऐसी की तैसी उनकी फेर दी थी और वो खत्म हो गए थे, ठीक है। और मुतजिला जो थे वो इस्लाम की मेन स्ट्रीम थॉट से तो वो बिलीव नहीं कर, वो समझते थे कि कुरान जो है वो रसूलुल्लाह का कलाम है, और कुरान से भी बेहतर कलाम जो है वो पेश किया जा सकता है इंसान की तरफ से, ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि इस्लामिक गोल्डन कोई एज, ऐसा पहली दौर है बात गालिब यह है भाई, कि उसको इस्लामिक गोल्डन एज कहा नहीं जा सकता। देखें कोई ऐसा एक बात, गोल्डन एज आया है मुसलमानों की तारीख में, यानी सल्तनत उस्मानिया का बहुत कहा जाता है। सर नहीं है, सल्तनत उस्मानिया कोई खास गोल्डन एज नहीं है। कैसे? सल्तनत उस्मानिया एक मिलिट्री पावर थी, और वो भी पिटी हुई मिलिट्री पावर थी। गोरों ने और डच ने और आगे पीछे दूसरों ने इनको ठीक ठाक फैंटी लगा के अपनी प्लेस में रखा हुआ था बड़े अच्छे तरीके से। ये कोई इनकी खास सिग्निफिकेंस भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि यह भी देखें कि इस्लाम ने तो खास तौर पे, अगर आप ये बात करें कि हाँ भाई इस्लामिक गोल्डन एज थी, वो क्या वो इस्लामिक गोल्डन एज मदीने में आई थी? हाँ बगदाद में आई थी ना। बगदादी कौन थे? इराकी, बाबल के लोग। एंशंट तहजीब थी एक उनकी। हम्मुराबी जो था वो भी बगदाद और बाबुल का ही था ना, ठीक है। तो उनकी गोल्डन एज तो पहले भी थी एक, ठीक है। अब मसला ये है कि वो जो बगदाद में रहने वाले लोग और जिन्होंने गोल्डन एज लेके आई थी, वो अरबी थोड़ी थे, वो कोई मोहम्मद के मदीने या मक्के के थोड़ी थे। तो आप उसे इस्लामिक गोल्डन एज कैसे कह सकते हैं? इस्लामिक गोल्डन एज अगर वो होती तो सबसे पहले वो मक्के और मदीने में आनी चाहिए थी। वो बगदाद में क्यों आई? खुलफा राशिदीन के दौर में क्यों नहीं आई? वो तो बगदाद के उन खलीफाओं के दौर में आई जिनको मामून अल रशीद और हारून अल रशीद को आज आप किसी भी मुसलमान से उठा के देखें, मदूदी की किताब खिलाफत और मलूकियत पढ़ के देख लें, उसके अंदर उन सबको वो बादशाह कहता है, उनको खलीफा कहता ही नहीं है। वो तो कहता है ये सारे एंटी इस्लाम थे। समझ गए मेरी बात? सही। जितने भी इस्लामिक हिस्टोरियंस आप उठाएं, उनकी नजर में
मामून रशीद, हारून रशीद, दारुल इल्म का जो इंचार्ज था वो एक यहूदी था, तो आप उसको सेकुलर गोल्डन एज तो कह सकते हैं, उसे इस्लामी गोल्डन एज नहीं कह सकते, क्योंकि दारुल इल्म जो बगदाद में बनाया था उसका इंचार्ज तो यहूदी था, उसके कातबीन तो क्रिश्चियंस थे, तो इस्लामी गोल्डन एज कैसे हुई? मुझे बताएं ना ये बात, जो लाइब्रेरियों के इंचार्ज थे उधर वो जो दारुल इल्म उन्होंने बनाया था, जिसको कुछ लोग दुनिया की पुरानी तरीन यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी थी उस टाइम की, उसका इंचार्ज तो यहूदी था। तो मुझे बताएं कि इस्लामिक गोल्डन एज कैसे हुई, इस्लामी इल्म की गोल्डन एज कैसे हुई, जबकि मक्के और मदीने में अंधेरा था, और वो गोल्डन एज आई बगदाद में, और उन खलीफाओं के दौर में आई जिनको आप काफिर कहते हैं, जिनको आप मलूक कहते हैं। तो क्या हम एक एजुकेटेड अजम्पशन कर सकते हैं कि अगर किसी शख्स का पास देखना हो तो उसका प्रेजेंट देखो, अगर वो, तो हम क्या अभी अगर प्रेजेंट देखें मुसलमानों को तो क्या हम पास पे अज्यूम कर सकते हैं कैसा होगा? सर देखें, वो जो गोल्डन एज आई थी वो इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमानों की तो नहीं थी, वो अरब में हिजाज के मुसलमानों की भी नहीं थी, ठीक है, वो आर्मीनिया के मुसलमानों की भी नहीं थी, वो मिस्रियों की भी नहीं थी, वो फारसियों की भी नहीं थी, वो बगदादियों की थी सिर्फ, ठीक है। अब इनका तो चाहे पास्ट देख लें चाहे प्रेजेंट देख लें, ये तो दोनों तरफ ही जहालत है ना, इसलिए ये भी कहना दुरुस्त नहीं होगा कि वो जो है पाकिस्तान और इंडिया का मुसलमान तो हमेशा ही तारीकी में ही अटा रहा है, इनकी गोल्डन एज कब आई है मुझे बताएं, बांग्लादेश वालों की कब आई है, मलेशिया इंडोनेशिया वालों की बात करें तो उनकी गोल्डन एज आज है, अरबों की गोल्डन एज की अगर बात करें तो तेल निकलने के बाद शुरू हुई है, अरबों की असल गोल्डन एज तेल हाँ, निकलने के बाद शुरू तो हुई है। लेकिन वो उनकी अपनी तो नहीं है ना, यानी वो टेक्नोलॉजी तो वो दूसरों से ले रहे हैं। देखें, एक तो बात ये भी है कि वहां पे जो पढ़े लिखे और जो किताबों के तर्जमे ये कर रहे थे यूनानियों की, वो सारी की सारी किताबें जो है वहां पे क्रिश्चियन कर रहे थे तर्जमे, और यहूदी कर रहे थे। बात ये ठीक है कि वो मुसलमान हुकूमत में हो रहा था इसलिए सारा क्रेडिट इन्होंने ले लिया, मगर समझने वाली बात यही है कि वो गोल्डन एज जो थी वो इराक की या बाबल की गोल्डन एज थी, उसको इस्लामी गोल्डन एज कह दिया जी। ओ जी अल बैरूनी मुसलमान था, ओ जी बैरूनी मुसलमान था, तो भाई उसकी जो किताबें हैं वो भी क्या मुसलमान थी, उन किताबों को भी कलमा पढ़ाया था, खतने किए हुए थे भाई। किसी भी साइंटिफिक रेवोल्यूशन की, नॉलेज की रेवोल्यूशन की, नॉलेज का कोई मजहब नहीं होता, मजहबी जहालत का मजहब होता है। दैट्स करेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं ना कि गोल्डन एज इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू प्रोग्रेशन, यानी गोल्डन एज जहां होगी वहां रिलीजन नहीं होगा या कम फातमी होगा। खलीफाओं को तो ये वैसे गैर मुस्लिम मानते हैं ना, इस्माइलियों को और आगाखानियों को, ठीक है तो अब ये भी तो बात सही। याद रख। तो वही मुझे वो बड़ा इंट्रीगिंग सा लगा बंदा जिसका मैंने जिक्र किया है, आप भी देखिएगा है उसकी फॉलोइंग, वो मतलब कुरान की वो चीजें नहीं बता रहा था जो उसमें खतरनाक लिखी हुई है, वही वो वेस्ट को पॉजिटिव पिक्चर देना चाह रहा था। ठीक है, अब लास्ट दो बातें मैं करके इजाजत चाहूंगा गालिब भाई आपसे। पहली बात कि मुसलमान खुद भी कुरान पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर वो ट्रस्ट करते तो किताब का एक एक लफ्ज पढ़ के अपनी जिंदगी में देखते वो क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यानी ये तर्जुमा पढ़ते नहीं है क्योंकि ट्रस्ट नहीं करते कि अल्लाह की किताब है। यानी वही बात है ना कि बंदा जन्नत तो जाना चाह रहा होता है लेकिन मरने से डरता है। भाई अगर तुम्हें पता है तुम जन्नत जा रहे हो तो मरने से क्यों डरते हो? इसका मतलब तुम्हें यकीन अंदर से नहीं, अनकॉन्शियसली के हेवन है। तुम्हें इसलिए यकीन नहीं है कि ये लॉजिकल नहीं है ना, ये लॉजिकल नहीं है कि बंदा मरने के बाद इतने मजे लेगा हूरों के साथ या दूध की नहरें बह रही होंगी। अबे स्विट्जरलैंड चले जाओ, वहां पे सब कुछ मिल रहा है, या स्वीडन चले जाओ, अच्छे किसी यूरोपीय कंट्री में, तो वो जन्नत यहीं पर आपको नजर आ जाएगी। और एक और बात कि मुझे रिलीजन से एक और प्रॉब्लम है, ये नहीं कि मैं अपसेस्ड हूं या हम लोग अपसेस्ड हैं, ये गलत बात है कि आप लोग अपसेस्ड हो गए रिलीजन से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अपसेस्ड वो लोग हैं जो रिलीजियस हैं, वो ऐसे कि रिलीजन जो है ना वो इंसान को पैसिव कर देता है और एथियज्म इंसान को एक्टिव कर देता है। ऐसे कि रिलीजन ने बोला कि यार तुम 5 वक्त पढ़ो, जन्नत, नमाज पढ़ो, या तुम रिलीजन ने बोला कि 6 दिन में दुनिया बनी, कायनात बनी। अब तुम ये रिसर्च नहीं करोगे एज ए साइंटिस्ट कि वाकई दुनिया कैसे बनी, तुम अब पैसिव हो गए हो ना, तुम्हें जवाब मिल गया रिलीजन से।
लेकिन जो एथियस्ट होंगे वो हमेशा एक्टिव रह के सोचेंगे कि क्या है इसके अंदर, सर्च हाँ, करेंगे। इसमें ये मेरा इम्प्रूवमेंट हो आपको सकती है, इसमें कोई मेन फ्लॉ तो नहीं है, हमेशा हम सोचते और रहते हैं इस बारे में। ये जो पॉइंट मैंने बनाया ना कि रिलीजन इंसान को पैसिव करता है, यही वजह है कि मुसलमान ममालिक तरक्की नहीं कर रहे, क्योंकि रिलीजन ने उनको पैसिव रखा हुआ है। आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं कैसे पैसिव रखा हुआ है, लोग काम कहाँ करते हैं उससे। चलें सर, ठीक है, फिर मैं एक दो लोग रह गए उनसे करके बात फिर मैं खत्म करता हूँ, बिल्कुल ठीक है, काफी देर हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने थैंक यू हफ्ते सो की मच। 2 स्ट्रीम शुरू की हैं, तो कोशिश करूँ कि इनको आहिस्ता आहिस्ता इनका टाइम भी थोड़ा सा मैनेज और करूँ। तो सक्सेसफुल जा रही है गालिब भाई, बहुत सक्सेसफुल जा रही है, मजा आता है, रियली एंजॉय। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, वो मैं मुझे पता लगता है रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, इसीलिए मैं भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, वरना मैं ना करता। ठीक है, कीप चलें, कीप इट थैंक अप, यू। हम आपके साथ थैंक हैं। यू, थैंक हम यू, आपके ठीक है साथ जी, रहेंगे। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय। बाय। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।